ये कहकर सैयद साहब मजार के अंदर चले गए। मैं दूसरी तरफ वाले धरेक के दरख्तों में से गुजरकर अकबी क्वार्टर नुमा कोठरी में आ गया, जिसका दरवाजा खुला था। थोड़ी देर बाद सैयद साहब भी आ गए। उन्होंने वास्कट की जेब से रेलगाड़ी का जर्द रंग का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, ये अमृतसर से हरदा स्टेशन तक का रेलगाड़ी का टिकट है। ये 3rd क्लास का टिकट है। गाड़ी रात को 9:40 पर अमृतसर से रवाना होती है। तुम आज रात ही यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने टिकट लेकर जेब में रख लिया और सैयद साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना बटवा निकाला, उसे खोला और उसमें से इंडियन करेंसी के 10-10 के 6 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, काश मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, इसे मेरी जानिब से नजर समझकर कबूल कर लेना। मैंने कहा, शाह जी मेरे पास इंडियन करेंसी मौजूद है, आप जहमत न करें। मगर सैयद साहब ने रुपए वापस लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, इस वक्त 7:30 बजे हैं, अभी ट्रेन में काफी टाइम है। मैंने खाना मंगवा लिया है, खाना मेरे साथ खाकर ही जाना। मैंने पूछा कि ट्रेन हरदा स्टेशन पर किस वक्त पहुंचेगी। सैयद साहब ने कहा, ये बड़ा लंबा सफर है मेरे अजीज, बस तुम डिब्बे के किसी कोने में बैठ जाना। जब आज की रात और कल की रात भी ट्रेन में गुजर जाए तो किसी मुसाफिर से पूछ लेना कि भोपाल कितनी दूर है। भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आएगा, उसके बाद हरदा का छोटा स्टेशन आएगा, बस वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाल कर खोली, उसमें से किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लेना, वो मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी 2-1 बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ भी आ चुका है। उसके आगे मेरा नाम लेना, हरगिज किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र न करना। मैंने सैयद साहब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूंगा। सैयद साहब कहने लगे, उस शख्स का नाम है। यहाँ मैं आपको उस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज भी जिंदा है। मैं उसका पता भी आपको नहीं बताऊंगा जो सैयद साहब ने मुझे बताया। इस तरह उस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा लाहक हो सकता है। मैं उस शख्स का फर्जी नाम जमील रख लेता हूँ। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बताया और कहा, दुनियावी इखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है और कश्मीर के जिहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें खुद लेकर कमांडो कमाल शाह के पास न जाए, मगर तुम्हें उसका ठिकाना बता दे। मैंने सैयद साहब से कहा कि मुझे जमील का नाम और पता कागज पर लिख दें। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम दुश्मन मुल्क में हो और तुम्हारे पास हरदा भोपाल वगैरह का वीजा नहीं। तुम जमील का नाम पता अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में जमील का नाम और उसका एड्रेस दोहराने लगा। मुझे सब याद हो गया। इतने में खाना आ गया। मैंने सैयद साहब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 8:45 बज गए। सैयद साहब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई भी पूछ ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीजा लगवाया था, मगर भोपाल की सैर करने आ गया हूँ। इससे ज्यादा और कोई बात न करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर चले जाओ। बम्बई जाने वाली गाड़ी यहीं से तैयार होती है। कुली से पूछ लेना, ये ट्रेन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी होगी। मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी 3rd क्लास के डिब्बे में किसी कोने में दुबक कर बैठ जाना और ज्यादा बाहर न फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अमृतसर स्टेशन का रास्ता मालूम है। मैंने कहा, जी हाँ, जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अपने वालिद के साथ यहीं से गाड़ी में बैठकर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज, मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोठरी से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चले जाना। सैयद साहब ने मुझे गले लगाया, फिर मुसाफा किया और खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 2 मिनट के बाद मैं कोठरी से बाहर निकलकर मजार के पीछे जो दरख्त थे उनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊंची दीवार थी। जरा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से रात के अंधेरे में गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि एक आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा था। रात के 8:45 बजे का वक्त था। अमृतसर शहर में कोई इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी। रेलवे लाइन पर सिग्नल की सुर्ख सब्ज बत्तियां नजर आई थी। दाएं जाने मकानों की रोशनी थी। सड़क पर काफी फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाले रेलवे का पुल मुझसे थोड़ा दूर ही रह गया था। मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़कर पंजाबी में पूछा कि किधर जा रहे हो। एक सेकंड के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान सा हो गया। वो आदमी अब मेरे सामने आ गया था। ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए मजार पर छापा डलवाया था। ये आदमी भी हिंदू था, सिख नहीं, मगर जवान और अच्छे डेल डोल वाला था। तंग हिंदुआना पजामा और कुर्ता पहना हुआ था और सदरी पहन रखी थी। उसका एक हाथ सदरी की जेब में था। मैंने अपनी घबराहट पर बहुत हद तक काबू पा लिया। मैंने भी पंजाबी में बड़े एतमाद से कहा, घर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर?
वो मेरे बिल्कुल सामने था। उसने मेरा एक बाजू अभी तक अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरा बाजू तो छोड़ो, सिनेमा के पास है मेरा घर। वो शख्स बड़ी अय्यारी से मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने फौरन कहा, मोहनचंद। मोहनचंद नाम का एक हिंदू लड़का मुजेठ के स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था। उस वक्त अचानक मुझे उसका नाम याद आ गया था। उस आदमी ने एक हाथ से मेरा बाजू पकड़ रखा था, दूसरा हाथ जो उसकी सदरी में था उसने बाहर निकाला तो उसमें पिस्तौल था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, वहाँ तुम अपना असली पाकिस्तानी नाम बताओगे। मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। थाने जाने का मतलब ये था कि पुलिस को मालूम हो जाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा लगा था, मगर मैं गैर कानूनी तौर पर अमृतसर आ गया हूँ। पुलिस ने जाहिर है मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेना था और फिर मुझ पर तशद्दुद और अजियतों का एक नाकाबिल खत्म सिलसिला शुरू हो जाता। एक सेकंड में मुझे अपने मकासद और उम्मीदों के महल मस्मार होते नजर आए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मैं इस शख्स से नहीं बच सकता था। वो खुफिया पुलिस का आदमी था और पुलिस मेरी तलाश में मजार पर पहले भी छापा मार चुकी थी। अब मैं उसके शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने उसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहनचंद है, वगैरह वगैरह, मगर उस पर मेरी कोई बात का असर न हुआ। उसने पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाल लिया और बोला, मेरा निशाना बड़ा पक्का है। तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हें वहीं सड़क पर गिरा देगी। चुपचाप मेरे साथ थाने चल पड़ो। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ चलाने लगा। उसका रुख हॉल बाजार की तरफ था। मैं समझ गया कि वो मुझे कोतवाली ले जा रहा है। कोतवाली का थाना हॉल बाजार के आखिरी सिरे पर था। पाकिस्तान बनने से पहले जब कभी मैं अपने मियाँ जी के साथ अमृतसर आता था तो कोतवाली के करीब से कई बार गुजरा था। मुझे ये भी पता था कि हॉल बाजार में 2 मस्जिदें भी हैं, मगर जाहिर है पाकिस्तान बन जाने के बाद और मुसलमानों के अमृतसर शहर खाली कर देने के बाद ये मस्जिदें वीरान हो गई थीं। मैं उस खुफिया पुलिस वाले के शिकंजे में जकड़ा हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। हम लाल गेट के नीचे से गुजरकर हॉल बाजार में आ गए। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि एक बार तो फरार होने की कोशिश जरूर करूंगा, चाहे गोली लगने से जख्मी क्यों ना हो जाऊं। ये भी हो सकता था कि ये शख्स फायर करे और गोली मुझे न लगे। रात का वक्त है, मैं अंधेरे में किसी न किसी तरफ निकल सकता हूँ। हॉल बाजार में हिंदू सिख आ जा रहे थे। दुकानें खुली थी, कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। हम मस्जिद खैरुद्दीन के आगे से गुजर गए। उसके आगे गोल हट्टी वाला चौक आता था। मुझे याद था कि यहाँ से एक बाजार राम बाग की तरफ निकलता है। उस बाजार में तवाइफें बैठती थीं, मुजरा भी होता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ उस बाजार में से 2-3 मरतबा गुजरा था, क्योंकि वहाँ आटे दाल और परचून की दुकानें भी थीं। मैंने दिल में तय कर लिया था कि जैसे ही गोल हट्टी वाला चौक आएगा मैं राम बाग की तरफ दौड़ पड़ूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि थाने पहुंचने के बाद मेरी और मेरे मिशन की मौत यकीनी थी। मुझे हर हालत में अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी। मैंने दूर से देखा, चौक में गोल हट्टी खुली थी। ये सिखों की मशहूर दुकान हुआ करती थी, जहां मुनियारी का सामान और तलवारें किरपाने बिका करती थीं। खुफिया पुलिस वाले ने मेरा बायां बाजू पकड़ रखा था। अपना दूसरा हाथ जिसमें पिस्तौल था उसने सदरी की जेब में डाला हुआ था। मैंने गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए और दिल में खुदा से कहा, मेरे मौला इस वक्त मेरी मदद फरमा। मैं तेरे दीन के रास्ते पर जिहाद करने निकला हूँ, मुझे इन काफिरों के हाथों मरने से बचा ले। मेरा भी वो भरपूर शबाब का जमाना था। मेरा हड्ड काठ भी बड़ा मजबूत था। बदन में जवान खून और इस्लाम का जोश जज्बा मौजूद था। गहरे सांस लेने से मेरे खून में पूरी ऑक्सीजन शामिल हो गई थी। जैसे ही मैं चौक में पहुंचा, मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और एक ही झटके से अपने आप को काफिर पुलिस वाले से छुड़ाया और राम बाग की तरफ जाने वाले तवाइफों के बाजारों में अंधाधुंध भाग उठा। मुझे यकीन था कि बाजार में लोग हैं। खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे जरूर भागेगा, मगर कोई फायर नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर न हुआ। शोर जरूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता रहा और मेरे पीछे भागता रहा। मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि 1-2 आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिरा कर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि जहाँ सारा शहर मेरे मुखालिफ था, वहाँ ज्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता। मुझे फौरन किसी जगह छुप कर या जुल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की जरूरत थी। ये बाजार अगरचे मेरा देखा भाला था, मगर उसकी गलियों की भूल भुलैयों से वाकिफ नहीं था। मुझे बाएं जानिब एक गली नजर आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर मुड़ गई। मैं भी भागता भागता उसी तरफ घूम गया। मेरे पीछे मुझे लोगों के कदमों की आवाज दूर होती महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हुजूम में मुझे गली में मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंबा नहीं था। मगर मेरी बदकिस्मती कि जैसे ही भागता भागता मैं जरा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है।
अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाजार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियां तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों पर से होता हुआ दूसरे बाजार में से निकल जाऊं। एक दरवाजा नजर आया मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए। गली में अंधेरा जरूर था मगर उसी अंधेरे में मैं देख सकता था। मैंने देखा कि जहाँ गली बंद होती थी उसकी दीवार के साथ ही एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। उसमें एक औरत का चेहरा नजर आया जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कह रही थी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए, आ जाओ मेरे पास। मुझे उस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत ही नहीं थी कि ये औरत कौन है और उसके स्वामी कौन है। मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की जमीन से कोई 4 फुट ऊंची और खुली थी। मुझे करीब आता देखकर औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की में से अंदर कूद गया। अंदर भी अंधेरा था। मैंने औरत से कहा खिड़की बंद कर दो। उस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैं फर्श पर बैठा हाँप रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये किसी मकान की इस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की उस गली में खुलती थी और दरवाजा किसी दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरुओं की झनकार की आवाजें सुनाई दी। मैं किसी तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था। मगर सवाल ये था कि ये औरत कौन थी। उसने बेख्तियार मुझे अपने बाजुओं में लिया और खुशी से निहाल होकर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे स्वामी मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को माफ कर दिया, आखिर तुम मेरे पास आ गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बातें कर रही है। मेरा एक कान बाहर की आवाजों पर लगा हुआ था। मुझे धड़का लगा था कि खुफिया पुलिस वाला लोगों को लेकर गली में जरूर आएगा। अगरचे मकान की खिड़की बंद थी मगर वो खिड़की खुलवा भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे उस गली में घुसते देख लिया है और गली आगे जाकर बंद हो जाती है तो लामुहाला वो यही समझेंगे कि मैं इसी मकान में घुसा हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरुओं की आवाज ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी जिसके पाँव की थाप भी छत पर सुनाई देने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई और दरवाजा भी है? औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजुओं में जकड़ रखा था और बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद किया। इतने में उस औरत ने खुदा जाने कहां से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज मुझे सबसे पहले नजर आई वो उस औरत के पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर थी। मैं ठिठक सा गया। फिर औरत को देखा। ये 25-30 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा था, सफेद साड़ी पहने हुए थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहशत सी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। उसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के करीब लाकर इस तरह दाएं बाएं 3-4 मरतबा घुमाई जिस तरह आरती उतार रही हो और आहिस्ता आहिस्ता डांस करते हुए गाने लगी। वो धीमी आवाज में कोई भजन गा रही थी जिसके ये बोल मुझे अभी तक याद हैं। वो धीमी आवाज में कोई भजन गा रही थी। मैं मामले की तह तक पहुंच गया। ये इस कोठे की तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी जिसे बैठक में जंजीर डालकर बंद कर दिया गया था कि घर की इज्जत घर में रहे। बेशक तवाइफों की भी अपनी एक इज्जत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। अगर ये औरत तवाइफ की बेटी या बहन न होती तो वो उसे कभी अपने घर में न रखती। मेरे लिए ये पागल औरत भी उस वक्त फरिश्ता रहमत बनकर साबित हुई। मगर मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से निकल जाना बहुत जरूरी था। पुलिस पाकिस्तानी जासूस की आसानी से जान नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके में घर घर तलाशी लेनी थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज गूंजी। मैं घबरा कर उठा। औरत ने भजन गाना और रक्स करना बंद कर दिया था। खिड़की को अंदर से उस औरत ने कुंडी लगा दी थी। बाहर से किसी ने जोर जोर से खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो। मैंने औरत से कहा, खबरदार खिड़की न खोलना। पागल औरत को एकदम गुस्सा आ गया। उसने मोमबत्ती बुझा दी और बोली, राक्षस फिर मेरे राम को मुझसे अलग करने आ गए हैं। ये रावण ने भेजे हैं। मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वो लपक कर खिड़की की तरफ गई। खिड़की की कुंडी उतार कर खिड़की खोली, बाहर मुंह निकाला और बाहर जो भी लोग खड़े थे उनको ऐसी ऐसी फौश गालियां देने लगी कि मैं हक्का बक्का होकर रह गया। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, ओए ये तो रूपा कंजरी की पागल बेटी है, और वो लोग वापस चले गए। पागल औरत उस वक्त तक खिड़की से मुंह बाहर निकाले उन्हें गालियां देती रही जब तक वो लोग गली से बाहर नहीं निकल गए। फिर उसने खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी और साड़ी में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की की सेल पर रख दी और साड़ी में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की पर रख दी और मेरे आगे हाथ बांध कर दो जानू होकर बैठ गई। वो आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, मेरे राम मेरे कृष्ण कन्हैया, अब अपनी दासी को छोड़ कर न जाना। उसके साथ ही वो एक खास तर्ज के साथ एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता भजन गाने लगी। उस औरत के पाँव में जो पतली सी लोहे की जंजीर पड़ी थी उसका एक सिरा फर्श में खूंटी गाड़ कर उसके साथ बंधा हुआ था।
میں نے موم بتی کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ کونے میں ایک چارپائی بچھی تھی جس پر میلا کچیلا سا بستر لگا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بو کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ چارپائی کی پائنتی کی طرف ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو ذرا سا دھکیلا۔ دروازہ باہر سے بند کیا ہوا تھا۔ پاگل عورت نے مجھے دروازے کی طرف جاتے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آئی اور پیچھے سے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور روتے ہوئے بولی، میرے گھنشیام، اپنی داسی کو چھوڑ کر نہ جانا، میں تو جنم جنم سے تمہارے درشن کی پیاسی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور اسے لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسے حوصلہ دیا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چھت کے کوٹھے میں طبلے باقاعدہ کھڑک رہے تھے، گھنگرو بج رہے تھے اور کوئی طوائف جو اس پاگل عورت کی ماں یا بہن تھی گانا گا رہی تھی اور ڈانس بھی کر رہی تھی۔ چھت پر اس کے پاؤں زور زور سے پڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں اس کی زبان میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ کہنے لگی، سوامی جی آپ اپنی بالکی کا نام بھی بھول گئے۔ سوامی جی آپ کی پتنی کا نام سوگندھی ہے۔ پھر وہ جھوم جھوم کر گانے لگی۔ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اگر یہ دوسری مصیبت ہلاکت خیز نہیں تھی اور اس سے میں آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، مگر ابھی بھی کھڑکی میں سے کود کر فرار نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سارے علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے رکھا ہوگا۔ مجھے یاد آ گیا کہ آگے رام باغ پولیس اسٹیشن بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی گلی میں سے نکل کر بازار میں آیا پکڑا جاؤں گا، اس لیے میرا کچھ دیر اسی دیوانی عورت کے پاس رہنا بھی ضروری تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ اوپر سے کوئی آدمی نیچے آ گیا تو وہ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے گا، لیکن اوپر مجرا بڑے عروج پر تھا، اس لیے کسی کے ابھی نیچے آنے کے امکان نہیں تھے۔ مشکل یہ تھی کہ اس نیم دیوانی عورت سے مجھے اپنے سوال کے صحیح جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں اس سے پوچھتا کچھ تھا اور وہ کچھ اور جواب دیتی تھی، یا پھر ہاتھ باندھ کر بھجن گانے لگتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ جو دروازہ ہے یہ باہر کھلتا ہے؟ ایک دم سے جیسے وہ اپنی عقل میں واپس آ گئی۔ کہنے لگی، باہر گلی میں کھلتا ہے سوامی جی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، دروازہ باہر سے کس نے بند کیا ہے اور یہ کون آ کر کھولتا ہے؟ اسی ہوش مندی کے موڈ میں اس نے جواب دیا، میری بڑی دیدی آدھی رات کے بعد جب مجرا ختم ہو جاتا ہے تو آ کر کھولتی ہے، مجھے دودھ اور پیڑے کھلاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ اس وقت وہ ہوش مندی کے موڈ میں تھی۔ میں جلدی جلدی اس سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، اوپر کون کون رہتا ہے؟ عقل کی جو لہر ایک پل کے لیے آئی تھی وہ گزر گئی۔ کہنے لگی، سوامی جی آپ پر لوگ سے آ رہے ہیں، تھکے ہوں گے، میں آپ کے پاؤں داب دیتی ہوں۔ پھر وہ میرے بوٹ اتارنے لگی۔ میں نے پاؤں پیچھے کر لیے۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر نیچے فرش پر پاؤں کے بل بیٹھی تھی۔ پھر اس نے میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور بولی، اچھا تو میں اپنے کپڑے اتار دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور ڈانٹ کر کہا، خبردار، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جہاں چارپائی پر بیٹھ رہو، نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ رونے لگی، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوامی، آپ جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ اور وہ وہیں فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے جھومنے اور دھیمی آواز میں بھجن گانے لگی۔ اوپر مجرے کی دھما چوکڑی مچی تھی اور طبلے کی تھاپ اور گھنگروؤں کی گھٹی گھٹی آواز آ رہی تھی۔ صرف ناچنے والی کے قدموں کی تاپ جو چھت پر پڑتی تھی زور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کہاں میں ریل گاڑی میں بیٹھ کر بھوپال کی طرف جا رہا تھا اور کہاں اس جگہ آ کر پھنس گیا ہوں۔ وقتی طور پر اس پاگل عورت کے پاس آ کر میں پولیس سے بچ ضرور گیا تھا، مگر ابھی خطرے کی تلوار میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ پولیس اس طوائف کے مکان پر آ کر اس کی تلاشی بھی لے سکتی تھی اور وہ نیچے پاگل عورت کے کمرے میں بھی آ سکتی تھی۔ ہردا اسٹیشن تک کا 3rd کلاس کا ریلوے ٹکٹ اور بھارتی کرنسی نوٹ میں نے مزار سے چلتے وقت ہی اپنی جرابوں میں رکھ لیے تھے۔ میری جیب میں صرف ایک عام قسم کا چاقو، پاسپورٹ اور 15-20 روپے انڈین کرنسی کے تھے۔ ریل کے ٹکٹ کی میعاد 6-7 دنوں تک ہوتی تھی اور میں دوسرے تیسرے روز بھی ٹرین پکڑ سکتا تھا، مگر اتنے روز میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آدھی رات کے بعد اس پاگل عورت کی بڑی بہن جو اوپر مجرا کر رہی تھی، مجرا ختم کر کے نیچے آنے والی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ضرور شور مچائے گی، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ آدھی رات کے بعد میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ مجھے آدھی رات سے پہلے وہاں سے فرار ہو جانا تھا۔ فرار ہونے کا راستہ ایک ہی تھا، کمرے کی کھڑکی کھول کر میں باہر چھلانگ لگاؤں گا اور گلی میں سے نکل جاؤں گا۔ مجھے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ ذرا رات گہری ہو جائے، مگر یہ طوائفوں کا بازار تھا جس کی رونق رات گئے تک قائم رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے واپس ریلوے اسٹیشن پر نہیں جاؤں گا۔ ریلوے اسٹیشن پر جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر تھا۔ وہاں پولیس میری تلاش میں مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہوگی۔ میں جی ٹی روڈ پر جا کر اس کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں چلتا جالندھر کی طرف جانا چاہتا تھا۔ راتوں رات جس قدر آگے نکل سکتا نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح اگر راستے میں کوئی بڑا اسٹیشن آ گیا تو وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر امرتسر شہر سے دور جانا چاہتا تھا۔
यही मेरा प्रोग्राम था। अब मैं इस इंतजार में था कि रात कुछ और गुजर जाए। ऊपर मुजरे की आवाज रुक गई थी। मैं 8:45 बजे मजार से चला गया। मैं 8:45 बजे मजार से चला था। उस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 10 सवा 10 का वक्त था। मुजरा रुक गया था। आदमियों के ऊंची आवाज में बोलने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मेरी बाल की दीवानी औरत मेरे सामने उसी तरह फर्श पर बैठी, हाथ बांधे, आंखें बंद किए, झूम झूम कर अश्लोक पढ़ रही थी, जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। मैं ये देखना चाहता था कि गली में कोई है या नहीं। एकदम से दीवानी उछल कर उठी और पीछे से आकर मुझसे लिपट गई और मेरी मिन्नतें करने लगी। स्वामी मेरे नाथ, मुझे छोड़ कर न जाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि जब मैं यहाँ से फरार होने लगूंगा तो ये औरत तो मुझे खिड़की से बाहर छलांग लगाते देख कर शोर मचा देगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। शोर की आवाज सुनकर ऊपर से लोग नीचे आ सकते थे, क्योंकि अब मुजरा भी नहीं हो रहा था और शोर की आवाज ऊपर जा सकती थी। मैं जल्दी से वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। मैंने औरत को तसल्ली दी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़े जा रहा हूँ। तुम तो मेरी बाल की हो, मेरी पत्नी हो। औरत ये सुनकर जैसे निहाल हो गई और मेरे घुटनों पर सर रख कर बोली, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे स्वामी। इतना मुझे मालूम था कि ये औरत मुझे खिड़की से कूदता देखकर सिर्फ अपने अंदाज में शोर मचा सकती है, मेरे पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि इसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी। वो सिर्फ खिड़की तक ही जा सकती थी। मैं कुछ वक्त और वहाँ गुजारना चाहता था ताकि रात जरा ज्यादा गुजर जाए। ऊपर छत पर एक बार फिर तबले खड़कने, घुंघरू बजने लगे। मुजरा फिर से शुरू हो गया था। इस मुजरे के दौरान ही वहाँ से भागना था। मुजरे के शोर में ऊपर वाले इस औरत के शोर मचाने की आवाज नहीं सुन सकते थे और गली बिल्कुल खाली थी। गली में किसी मकान का दरवाजा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े लगते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात इतनी गुजर गई कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए था, मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी औरत अभी तक मेरे घुटनों पर सर रखे थी। खुदा जाने वो मुंह ही मुंह में क्या अला बला पड़ रही थी। मोमबत्ती खिड़की की सिल से लगी हुई थी, जिसको खोलकर मुझे गली में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से औरत के सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। चारपाई के पास एक सुराही रखी हुई थी जिसके ऊपर ग्लास औंधा पड़ा हुआ था। वो औरत ये सुनकर जल्दी से उठी और सुराही के पास जाकर ग्लास में पानी उंडेलने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से उठा, लपक कर खिड़की के पास गया, खिड़की की कुंडी खोली और दूसरे लम्हे में अंधेरी गली में था। मुझे अपने पीछे दीवानी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मेरे स्वामी कहकर मुझे पुकार रही थी। ये आवाज तबले और घुंघरुओं के शोर में दब कर रह गई और मैं गली में से गुजर कर बाजार में आ गया। गली में मैं दौड़ता हुआ आया था। बाजार में आते ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। बाजार में पहले जितना रश नहीं था, सिवाय पान सिगरेट की दुकानों के बाकी सारी दुकानें बंद थीं। तमाशबीन गले में हार डाले इधर उधर मंडला रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता राम बाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। चौक में रौनक ज्यादा थी। वहाँ एक शराबी ने हड़बोंग मचा रखा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। मुझे मौका मिल गया। ये मैंने देख लिया था कि वहाँ पुलिस का सिपाही कोई नहीं था। चौक के बाएं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन था। मैं उस तरफ जाने की बजाय सामने वाली गली में घुस गया। ये गली दूसरे बाजार की तरफ निकल जाती थी। इन रास्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो बाजार खाली पड़ा था। जहाँ से मैं पाथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर आ गया। मेरे बाएं जानिब शरीफपुरा की आबादी थी, जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब इसका नाम सैयद साहब के बयान के मुताबिक सिंहपुरा रख दिया गया था। जीटी रोड पर से मैं दूसरी जानिब खेतों में उतरा और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना